नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आर श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस इंडिया गठबंधन के सहारे विपक्षी दल एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने की कोशिश कर रहे थे, दावे कर रहे थे, दरअसल उसका एक प्लेयर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही खूबसूरती से खींच लिया। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, मौका मिलते ही पलटी मार करके एनडीए का हिस्सा बन गए। उनकी तस्वीरें देखी हमने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक वो लगातार सबसे मुलाकात करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें कभी हैरत में नहीं डालती, क्योंकि सियासत का चलन ही ऐसा है कि इस तरीके की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती है। तमाम जो राष्ट्रीय लोकदल के जो बड़े धुरंधर नेता प्रवक्ता थे, जैसे कि मीडिया जो है अफवाह फैला रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो किसी को भी शायद हैरत नहीं हुई होगी, क्योंकि इसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था। और राजनीति में विचारधारा एक विषय हो सकता है, लेकिन सियासी रणनीति दूसरा विषय है, और रणनीति का विचारधारा से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि राजनीति में अंतिम लक्ष्य सत्ता हासिल करना है और उसके लिए तमाम सियासी दल अपने अपने हिसाब से गुणागणित करते रहते हैं। ऐसे में विचारधाराओं का कोई बहुत बड़ा महत्व राजनीति में नहीं रह गया है। फिलहाल जो खबर है वो ये कि जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से इनकार करूं, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। चौधरी चरण सिंह आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़े और सबसे पहले ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्होंने किसानों को दरअसल सियासत से जोड़ने का काम किया और उनको उनका सियासी हक दिलवाया। इसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे, और आज भी इस देश के किसानों के मन में जितनी इज्जत चौधरी चरण सिंह को लेकर के है, उतनी शायद किसी दूसरे नेता को लेकर के नहीं होगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेल होने की शुरुआत हो गई है। इस आहट को शायद लोग भाप नहीं पाए। मीडिया इस तरीके की खबरों को लेकर के पहले से ही बताता रहा है जनता को, लेकिन उस वक्त दोनों ही इससे इनकार करते रहे। तो चलिए, आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसका क्या उत्तर प्रदेश की सियासत पर असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेकिन हम आपको अपने मेहमानों के पास लेके जाएं, उनका पक्ष जाने, उससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी और किसी जमाने में अखिलेश यादव के पक्के दोस्त माने जाते थे, उनका बयान सुन लेते हैं, और साथ ही अखिलेश यादव को भी सुन लेते हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल से को अपना पारंपरिक साथी और जयंत चौधरी को अपना पक्का दोस्त बताते थे। बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं, ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूँ। इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान
को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। तो देखिए, आपने सुना अखिलेश यादव को भी और आपने सुना जयंत चौधरी को। हालांकि जयंत चौधरी के बयान का एक हिस्सा ये भी था कि जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप अब एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। फराज किदवई साहब चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोकदल के बड़े मुखर प्रवक्ता है। आज देखते हैं कि वो क्या पक्ष रखते हैं अपना। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए प्रेम नारायण सिंह पाल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, यानी इंडिया गठबंधन के जो तीनों हिस्से थे, या मैं कहूँ वो तीनों आज हमारे साथ मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने इस पूरे व्यूह की रचना की, दरअसल आज उसने इस तरह की चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी, उनसे भी समझेंगे कि आखिर ये खेल कैसे हुआ और इसकी तैयारी कब से चल रही थी। तो मुझे लगता है कि आज तो मुझे सबसे पहले रोहित अग्रवाल जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 महीने से ये सिर्फ मीडिया को कोस रहे हैं कि तरह तरह की अफवाहें मीडिया फैलाता रहता है और जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है राष्ट्रीय लोकदल, और इस तरह की बातें भ्रम के तौर पर फैलाई जा रही है। मीडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। ये तमाम जो अलंकारों से आपने मीडिया को विभूषित किया, रोहित अग्रवाल जी, आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? मानस भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ रोहित अग्रवाल जी। आपने मेरा सवाल सुना है? मैं दोबारा रिपीट करूं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। नहीं, मैंने आपका सवाल सुन लिया। मैंने आपका सवाल सुन लिया। देखिए, आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जो जिनको हम किसान मसीहा के नाम से भी जानते हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह कहीं ना कहीं गरीब, किसान, मजदूर और चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का सम्मान है। ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के जो अनुयायी देश भर में हैं, उनका सम्मान है। आज चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है, उससे कहीं ना कहीं युवा प्रेरणा लेके देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। किसानों के प्रति जो चौधरी चरण सिंह जी का योगदान रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने निरंतर किसानों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने हमारे देश में जिस तरीके से किसान राजनीति को एक अलग मोड़ दिया और किसानों के लिए राजनीतिक नहीं, एक एक कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ता बना के उनके लिए काम किया, किसानों की दशा बदलने का काम किया, किसानों की सूरत बदलने का काम किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, हम भारत सरकार के कृतज्ञ हैं। मैंने स्वयं 23 दिसंबर जो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है, उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के मैंने चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान भारत रत्न देने की मांग की थी। यह करोड़ों किसानों का सम्मान है, ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के मानने वालों का सम्मान है। आज हम सब के लिए दिवाली से कम नहीं है, ये किसानों के लिए आज का दिन दिवाली से कम नहीं है। आज हर किसान अपने घर में दिया जलाने का काम करेगा। आज यह कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करने का काम है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से देश के विकास को आगे ले जाने की शायद ठानी है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी की हमेशा से ये इच्छा रहती थी कि चौधरी चरण सिंह जी को कहीं ना कहीं भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आज अगर ये रिकॉग्नाइज भारत सरकार ने किया है, आज आपके मुंह से मैं इतना सम्मानजनक शब्द सुनकर के मैं खुद अचंभित हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मतलब इस तरीके के मैंने आपके साथ 50 डिबेट की, लेकिन कभी भी इंडिया गठबंधन में रहते हुए इस तरीके का सम्मान मैंने करीबी आपके मुंह से नहीं सुना। अच्छा, दूसरा ये कि ये एक बड़ा विचित्र संयोग है कि एक तरफ जो है वो राष्ट्रीय लोकदल की बीजेपी से बातचीत चल रही है सीटों पर कि एक राज्यसभा मिल जाए, एक एमएलसी मिल जाए, 3 लोकसभा सीटें मिल जाए, और बड़ा विचित्र संयोग ये है कि उसी वक्त जो है वो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान होता है। ये बड़ा संयोग आपको नहीं लगा कि बड़ा विचित्र सा संयोग है, अकस्मात ऐसा हो गया? देखिए मानस भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और चौधरी चरण सिंह जी का कद बहुत बड़ा कद है।
चौधरी चरण सिंह जी को आज जो भारत रत्न मिला है, इसको राजनीति से जोड़ के मत देखिए। ये कोई राजनीतिक दिवस नहीं है, ना कोई ये राजनीतिक घटना है। चौधरी चरण सिंह जी डिजर्व करते हैं भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह जी करोड़ों बहुत अनुयायी पहले डिजर्व करते चाहते थे। थे कि उनको भारत रत्न मिले। बहुत चौधरी चरण सिंह जी बहुत के लिए हर पहले किसान डिजर्व करते चाहता थे। था कि नहीं उनको नहीं, भारत बहुत पहले रत्न डिजर्व मिले। करते थे। कांग्रेस की जी सरकार जी में भी जी। और बीजेपी की भी सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत पहले डिजर्व करते थे। मैंने कहा विचित्र सही हो गए ये ये। हाँ, ये तो उधर ये उधर तो उधर उधर पूर्व उधर की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, और नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, वो तुरंत पलटी मार के एनडीए में चले गए। इधर देखिए आदरणीय देश चौधरी के चरण सिंह जी यशस्वी को भारत प्रधानमंत्री रत्न जी देने का का ऐलान विजन, किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, वो अगर कहीं ना कहीं हमारे देश के जिन्होंने योगदान दिया है इस देश में, देश के विकास में जिन्होंने योगदान दिया है, उनको सम्मान अगर देने का है, तो ये सराहने योग्य है। इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह होती है मानव जी, राजनीति होती रहेगी। जरूरत है हमारे देश को, जिसने बदला, जिसने किसानों की दशा को बदला। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जिस तरीके से देश में एक राजनीति को नया रंग दिया, जिस तरीके से वीपी सिंह साहब ने एक नया मुकाम दिया, और अगर उनको सम्मान अभी तक की सरकारों ने नहीं दिया था, ये दुर्भाग्य है। और अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस विजन के को रखते हैं कि वो देश के जो महापुरुष हैं उनको सम्मानित मोबाइल करने का काम चार्जर कर रहे हैं, मोबाइल तो चार्जर ये बहुत अच्छा विजन है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी अब को भारतीय जनता सम, पार्टी, अब बीजेपी किसान विरोधी तो नहीं लग रही है आपको ना, रोहित अग्रवाल जी? देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल किसान हितैषी पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर किसानों के लिए काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए चिंतित रहती है। ये जो सम्मान चौधरी चरण सिंह जी को मिला है भारत रत्न का, ये सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी को नहीं मिला है, ये उनके करोड़ों अनुयायियों का सम्मान हुआ है। ये करोड़ों भारत के किसानों का सम्मान हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों की राजनीति करता है, किसानों के लिए काम करता है और किसानों के लिए समर्पित रहता है। इससे कोई नकारा नहीं कर सकता कि ये करोड़ों किसानों का सम्मान नहीं हुआ है। कोई नहीं कह सकता। इसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए। ये चलिए, मैं बिल्कुल बहुत पुरानी ब्रजेश मांग शुक्ला जी के थी। पास जाऊंगा। दोबारा मैं ब्रजेश शुक्ला जी के पास जाऊंगा। ब्रजेश जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, इस देश में किसानों की राजनीति होती रही है, किसानों के जरिए राजनीति होती रही है? जरा सा स्पष्ट मैं आपसे समझना चाहता हूं। मानव जी, जहां तक चौधरी चरण सिंह का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके जैसा कद कम लोगों को मिलता है, और उनका जो योगदान है, यदि आप सारी स्थितियों को देखें, वास्तव में जी, जो किसान की परिभाषा थी, उसको सही मायनों में सार्थक चौधरी साहब ने किया। और यही कारण था कि उनके समय में जाति बंधन टूट गए थे। स्वयं वो जाट थे, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियां एकजुट होकर उनके साथ रहती थी। ये था 1980 में, यदि कोई सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में पाया था तो कांग्रेस के बाद वही थी। उनका बड़ा व्यापक वो था। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि पश्चिम में भी था और पूर्व में भी उनका असर था। तो ये जो कमी थी कांग्रेस के, उसमें जो नहीं दिए गए, बहुत लोगों को नहीं दिए गए, वास्तव में भारत रत्न इसी तरह के मतलब महापुरुषों को दिया जाना चाहिए था, है क्या? लेकिन अब चूंकि राजनीति है, तो राजनीति में आपको ये हम लोगों को समझना होगा कि बिना राजनीति में सब कुछ हो रहा, तो राजनीति उसमें होगी। एक साथ कई निशाने लगे हैं इसमें। पहली बात, एक किसान नेता का सम्मान। दूसरी बात, पश्चिमी बेल्ट में उस नेता का सम्मान जिसका आदर हर जगह है, हर जगह। आप एक और किया है नरसिम्हा राव का, तो कांग्रेस के लीडर थे, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस उनसे उतना ही परहेज रहा। यहां तक कि उनके अंत्येष्टि को लेकर के उनकी जगह नहीं दी गई। एक विडंबना देखिए आप क्या रहा है। तो ये सारा कुछ चला, सारा कुछ हुआ। तो अब जो लोगों को मिल रहा है, क्या उन नायकों को नहीं मिलना चाहिए था जो जमीन से जुड़े हुए हैं? क्या उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए था जो वास्तव में जिन्होंने काम किया है? और ये जो है, ये हो रहा है।
स्वामीनाथन के योगदान को इंदिरा जी ने के समय में उन्होंने काफी काम किया था। जो आप हरित क्रांति देखते हैं, उन्हीं के वो जनक हैं। जी जिसको सबसे पहले मिलना चाहिए था, उसको आज मिल रहा है 2024 में। ये हालत, मतलब जीते जी उनको नहीं दिया गया सम्मान। तो ये जो है अच्छा, लेकिन इसमें राजनीति, ये आप यदि हम लोग देखते हैं तो वास्तव में बड़ी वो है। एक तो उत्तर प्रदेश में एक नई ढंग की राजनीति अब शुरू हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार वो प्रयास करते रहे थे जयंत, और जो गठबंधन हुआ, 17 में गठबंधन हुआ, 19 में गठबंधन हुआ, और 2022 में गठबंधन और 2024 में गठबंधन हुआ। ये गठबंधन जो है क्या असर दिखा रहा था, आप यदि देखेंगे आपको लगेगा, आप यदि 7 सीटें मिली हैं, मैं मान ले रहा हूं 7 सीटें मिली हैं, तो जो 7 सीटें हैं उसमें 4 सीटें में आपने अपने सूची दे दी। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, कैराना से इकरा हसन, बिजनौर से रुचबीरा, आपने उनको सीटें दी है कि आपने सीटें दी? उनको सीटें दी है ना। और परिणाम क्या हुआ? 2014 में माना जी मैं गया था, मैं मथुरा भी गया था और बागपत भी गया था। मेरे नवभारत टाइम्स में मेरे आर्टिकल छपे थे, मैंने लिखा था कि चुनाव हार रहे हैं दोनों लोग, पिता पुत्र दोनों। और इसके बाद मेरी इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था, मालिकों से कहा गया, वहां पर सारी बातें की गई, लेकिन हमने कहा कि साहब अब ये जो मैंने लिख दिया है अब इसका परिणाम बताएगा। सबसे ज्यादा सुअवसर ये था 2019, वो एक ऐसा अभूतपूर्व गठबंधन था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती धरती पे। बसपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, और मुजफ्फरनगर में इतना दिग्गज नेता अजीत सिंह जैसा, और बागपत जो उनका गढ़ हुआ करता था, जिसके विषय में कहा जाता है कि चौधरी साहब के बिना, उस परिवार के नाम बिना वहां पर कोई राजनीति नहीं कर सकता, वो उसमें पराजय हाथ लगी। तो आप 7 नहीं 20 दे दीजिए, परिणाम आने चाहिए। परिणाम वो सुखद होते हैं कि यदि आप 3 सीटें दे, तीनों के 3 निशाने में जा लगे जाके, अब आप 10 सीटें लड़े और परिणाम कुछ ना आए। तो ये जो है वास्तव में लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए चौधरी साहब के, उनके बाबा हैं जयंत के, यदि उनके लिए ही वो बदलाव कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं कहता हूं पीढ़ियों को ताड़ने वाली बात है। भारत रत्न कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ ही लोगों को मिला करता था, और अब उन नायकों को भी मिल रहा है जो भारत के असली नायक रहे। तो यदि उसके मामले में यदि वो भावुक हो रहे हैं, यदि वो कहते हैं कि मैं किस मुंह से कहूं, तो मुझे लगता है कि इस जगह मैं भी होता तो यही शब्द कहता कि साहब किस मुंह से जाया जाए। कारण क्या है कि ये बहुत बड़ी बात है। चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग लगातार होती रही है, कांग्रेस के शासन में भी हुई, सबके शासन में हुई, लेकिन वो नहीं पूरा हुआ था, आज हुआ है। और यदि वो कहते हैं कि मैं किस मुंह से जाऊं, तो मैं इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं ढूंढता। कारण क्या है कि यदि उसी राह में चलते जाते कि साहब कुछ ही लोगों को मिलना है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मजबूत चीज होती है। ठीक बात है। एक नई मोड़ पर राजनीति है, नए मोड़ पर निर्णय है, नए ढंग के निर्णय है, और ये निर्णय जो है ये यहां से लेके आंध्र तक काफी प्रभावित करेंगे लोगों को। आप देखिएगा चुनाव में। जी बिल्कुल ठीक बात है। फराज किदवई साहब, इंडिया गठबंधन का एक मजबूत पिलर बीजेपी ने बड़ी चालाकी से बिहार में उखाड़ दिया, और जिसको आप अपना पक्का दोस्त बता रहे थे, जिसके साथ आप कह रहे थे कि पारंपरिक गठबंधन है हमारा, ये पिलर भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी उखाड़ दिया।
तो इंडिया गठबंधन जब तक चुनाव आएगा तब तक कहीं एक ही टांग पे खड़ा न रह जाए, इस बात की अब आशंका जाहिर की जा रही है। धन्यवाद मानस जी। सॉरी, वो मेरा एक्चुअली वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं इस टाइम बाराबंकी में हूं और लाइट यहां आ नहीं रही है। तो इस सरकार में लाइट वाइट तो आती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। खैर, सबसे पहले तो भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों को और खासकर रोहित भाई को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जो ये भारत रत्न का सम्मान मिला है, ये खाली किसानों की नहीं बल्कि तमाम समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात यह है मानस जी के प्रधानमंत्री जी ने कोई एहसान नहीं किया। मैं थोड़ा सा रोहित भाई की बात से यहाँ पर डिस्कनेक्ट करता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई एहसान नहीं है। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का कद इतना बड़ा था कि उनकी मजबूरी था कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया जाए। और देखिए, खूबसूरती भी लोकतंत्र की मानस जी यही है कि जिस दमनकारी सरकार ने चौधरी साहब के पोते के ऊपर लाठियां बरसाई और उनको तमाम तरीके से उनके ऊपर जुल्म करने की कोशिश की, आज वही सरकार उनके दादाजी को जो है वो 2024 को हारने के डर से ये सम्मान दे रही है। लेकिन ये इस सम्मान के चौधरी साहब मुस्तहक थे और फिर से बहुत बहुत बधाई। एक चीज मैं आपको और नोट कराना चाहता हूं मानस जी कि श्रद्धेय चरण सिंह जी की जो प्रतिमा है लखनऊ में, मुझे लगता है कि वो सबसे पहले अगर उसका किसी ने लगवाई थी तो वह श्रद्धेय नेताजी ने लगवाई थी। और मैं आपको एक ये फोटो दिखाना चाह रहा हूं कि जब जयंत जी के ऊपर इस दमनकारी सरकार ने लाठियां बरसाई थी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही इस सरकार से और पुलिस से लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे थे। ये हमारा प्यार है चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को और उनकी जो राजनीति है उसको जो जयंत जी आगे बढ़ा रहे हैं, वो समाजवादियों के प्यार और सम्मान है। और हम लोग की ऐसी आशा है कि जयंत जी जहां भी रहें, जैसा भी करें, वो खुश रहें। देखिए मानस जी, श्रद्धेय चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि जब तक मीडिया मेरे खिलाफ रहेगी किसानों तब तक मैं तुम्हारा रहूंगा, लेकिन जिस दिन वो मेरी प्रशंसा के पुलिंदे बांधने लगेंगे समझो कि मैं बिक गया। अब आप ये देखिए कि मीडिया का एक तबका आजकल प्रधानमंत्री जी के जो कसीदे पढ़ता है, उनकी तारीफों के पुलिंदे बांधता है, तो चौधरी चरण सिंह जी के करोड़ों करोड़ों चाहने वाले इससे यही निष्कर्ष निकालेंगे कि प्रधानमंत्री जी की वो मीडिया क्यों तारीफ कर रहा है। मानस जी, और मैं एक बात कहना चाहता हूं अभी आपसे कि चौधरी चरण सिंह साहब जो थे, उन्होंने किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी और ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं मानस जी, और पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर कोई राष्ट्रीय अखबार किसी चीज की अगर फुल पेज स्टोरी करता है तो उसका महत्व समझते होंगे। इत्तेफाक से आज 9 फरवरी है और आज ही के दिन द हिंदू ने एक बहुत बड़ी एक फुल पेज स्टोरी ये की है। देखिए, ये फुल पेज स्टोरी है मानस जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और ये किसानों को लेकर ही। इसमें बेसिकली जिक्र ये है कि किसान जो है जो और आप देखिए कि एक वृद्ध महिला है बेचारी, अपने ये आंसू पोंछ रही है। अगर आप देख रहे होंगे तो मानस जी, आपको दिख रहा है ये इन वृद्ध महिला की फोटो। पति ने, इनके बच्चों ने इनके पति ने, इनके बच्चों ने, सबने आत्महत्या कर ली कर्ज के उससे। और मानस जी, ये जो पूरी स्टोरी छपी है बेसिकली ये महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र के ही मराठवाड़ा रीजन के एक रिटायर्ड कमिश्नर थे। उन्होंने एक स्टडी की, एक रिसर्च की, इसी न्यूज में है। तो उन्होंने पाया कि जो किसान हैं वहां पे, उसमें से करीब 10 लाख किसान के आसपास शायद ऐसे किसान हैं जो कि आत्महत्या की प्रवृत्ति उनके अंदर डेवलप हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रोहित जी शायद चले गए, अभी आपने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो ये तो नहीं कहेंगे कि वो किसान विरोधी है। रोहित भाई हमारे भाई हैं, हम लोगों ने बहुत एक प्लेटफॉर्म पर रह करके भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को खूब धोया है। लेकिन रोहित जी शायद अब इस पोजीशन में नहीं है कि उसका जवाब दे पाए, लेकिन मैं उसका आपको जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी किसान विरोधी सरकार आज तक इस देश में नहीं आई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देखिए ये तो एक फुल पेज की स्टोरी मैंने आपको बताई एक राष्ट्रीय अखबार की। दूसरा, पीसी गद्दीगोदर जी हैं, आप गूगल करिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी हैं और वो किसानी के ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे।
तो उनसे उस कमेटी से ये रिसर्च करने के लिए बोला गया था कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ बोला था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो उसकी क्या संभावना है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की, पीसी गद्दीगोदर जी, आप गूगल करिएगा मानस जी, आपको तो वैसे पता होगा। तो उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने बोला कि अभी आसपास कहीं ऐसा नहीं है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो सकती है। सरकार की नीतियों से मानस जी, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पर कुछ किसान ऐसे थे जो कि कर्ज के बोझ से दबे थे। तो उस कर्ज को अदा करने के लिए उन किसानों ने बॉडी पार्ट्स की बोली लगाई। मानस जी, आप सोच सकते हैं इंसान अपने बॉडी पार्ट्स की बोली कब लगाता है। उन किसानों ने कहा मेरा लिवर खरीद लो, मुझे 90,000 रुपए दे दो। उन किसानों ने कहा मुझे किडनी दे दो, मुझे 75,000 रुपए दे दो। उन बेचारे किसानों ने कहा आंखें, सरकार से गुजारिश की कि मेरी आंखें खरीद लो और मुझे 25,000 रुपए दे दो। मानस जी, आज देश का किसान अगर इतना खुश होता तो अपने शरीर के अंगों की भला इस तरह से बोली लगाता। तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, आप देखिए कि अभी रोहित भाई को मैं चाहता था कि इस डिबेट में रहें, मगर वो शायद जल्दी में थे, चले गए या क्या हुआ कि कभी मैंने तो नहीं सुना कि जितना मेरा जीवन काल हुआ है कि गृह राज्य मंत्री के बेटा अगर जीप चढ़ा करके किसानों को शहीद कर दे और उसके घर पर बुलडोजर ना पहुंचे। ये किसानों की आज की तारीख में मानस जी स्थिति है। तो किसानों, चौधरी चरण, मैं किसानों का इतना जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को रिप्रेजेंट करते थे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको जो भारत रत्न मिला है वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के साथ साथ स्वामीनाथन जी के भारत रत्न का जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनका भी जिक्र करना चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अगर यहाँ पे प्रवक्ता कोई होते तो मैं उनसे पूछता कि उनकी जो 202 या 204 सिफारिशें थी स्वामीनाथन कमीशन की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना। भारत रत्न आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन एमएसपी को कानूनी जामा कब पहनाया जाएगा। मानस जी, प्रधानमंत्री जी ने जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि जो धान है वो 3100 रुपए में खरीदा जाएगा, मगर कई लाख मेट्रिक टन धान जो है वो लगभग 2200 रुपए के ऊपर खरीदा गया। तो प्रधानमंत्री जी राजनीति हर चीज में करते हैं और ज्यादा राजनीति करते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले मध्य प्रदेश के किसानों से उन्होंने 3100 रुपए में वादा किया था धान की खरीद का, तो उनको देना था। और उत्तर प्रदेश के किसानों ने क्या मानस जी, उनका क्या दोष था कि अगर मध्य प्रदेश में 3100 रुपए में धान खरीदे जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खरीदे जा सकते हैं। मानस जी, प्रधानमंत्री जी नहीं जी। परास भाई, मैं प्रेम पाल जी के पास जाना चाह रहा था, क्योंकि देखिए वो बात सही है कि किसानों को लेकर के राजनीति करती रही राष्ट्रीय लोकदल, और किसान एक बड़ा फैक्टर है, और चौधरी चरण सिंह के जरिए ही सही, भारत रत्न देकर के ही सही, लेकिन एक किसानों का दिल जीतने की बीजेपी ने कोशिश की। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा भी है। सवाल यह है प्रेम नारायण पाल जी की इंडिया गठबंधन के आप इकलौते राष्ट्रीय दल हैं। इंडिया गठबंधन में दूसरा कोई राष्ट्रीय दल नहीं है, इकलौते हैं आप। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी रणनीति में कहां चूक हो रही है कि बिहार से नीतीश कुमार जी गायब हो जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी आपके राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही निकल के जा रहे, तो इंडिया गठबंधन बचेगा भी या खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए मानस जी, सबसे पहली बात क्या होती है कि सिद्धांत और विचारधारा कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी मना नहीं करते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो जो इंडिया परिवार है वो शुरू से मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पर भी कई बार बैठा हूं कि हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिनको सिद्धांतों के साथ चलना है वो साथ खड़े हैं। जैसे बात चौधरी साहब की हो रही, भारत रत्न की हो रही है, सभी को अच्छा लग रहा है, सभी के लिए गौरव के गर्व के पल है, लेकिन अच्छा क्या लगता है हम किसी शहीद को, क्रांतिकारी को, किसी हमारे देश के बलिदानी व्यक्ति की हम बात करते हैं। जैसे इन्होंने पटेल साहब का स्टैचू बनवा दिया, और पटेल साहब का स्टैचू बनवाने के बाद में पटेल साहब के नाम पे राजनीति करने लगे। बड़ी बात तब होती, चौधरी साहब की जो आत्मिक शांति थी, उनको अनुभूति, जो गौरव की अनुभूति तब होती जो ये कहते थे कि हम गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने की प्रक्रिया बनाएंगे, 14 दिन में भुगतान मिल जाया करेगा। तब उनको अच्छा लगता, वो गौरव महसूस करते कि मेरी लड़ाई का सम्मान किसी ने किया है। इन्होंने कहा आलू प्याज टमाटर पर हम एमएसपी लाएंगे। अगर ये लाए होते
तो वो ज्यादा बड़ी श्रद्धांजलि होती, ज्यादा बड़ा सम्मान होता, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। ये जो अभी बजट अभी आप लोगों ने देखा, या उसके पहले आप देखिए खाद की दशा, किसानों की लड़ाई है ना, किसानों की लड़ाई देखिए, जिसने लड़ाई लड़ी है पूरा देश उनको नमन करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। लेकिन वही किसान जिनकी लड़ाई परम आदरणीय चौधरी साहब लड़ते रहे, और उन किसानों की स्थिति ये है कि उनको सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है, नहरों में पानी नहीं मिल रहा है। आप खाद की बोरियों की बात देखेंगे, कीमत बढ़ रहा है और वजन घट रहा है। तो ये श्रद्धांजलि के साथ साथ, क्या ये श्रद्धांजलि के साथ, भारत रत्न के साथ आप फिर वही काम कर रहे हो कि एक तरफ आप टॉफी दिखा करके, दूसरी तरफ जो हम बच्चों को दुकान पे ले जाते हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाल कटाने से मना करते हैं, रोने लगते हैं, तो जब उनके पास जाते हैं तो उनको एक तरफ चॉकलेट लॉलीपॉप दिखा दिया और उधर से वहां उनके बाल बनवा दिए। तो ये जो कर रहे हैं, ये श्रद्धांजलि उन्होंने दी है, इसके लिए सरकार को भी बधाई और पूरे देश के किसानों को सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो सकती थी जब ये इस चीज पर कार्य करते। अब आती है जो बात आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में क्या बचेगा, राष्ट्रीय दल अकेला है या कुछ है। देखिए सीधी सी बात होती है मानस जी, पहले भी देखिए आप इतिहास की तरफ जाएंगे, बहुत सारे तथ्यों को लेकर के जाएंगे। बड़ा अच्छा हुआ आज इसी चीज को लेकर के एक जगह हम बैठे हुए थे, उसमें चर्चा हो रही थी। चर्चा होने के बाद, चर्चा होते होते, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छे साथी हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। चर्चा होते होते, चूंकि दौर है आज की दौर का, एक समय चल रहा है, आप कुछ भी करेंगे, कहीं भी चर्चा करेंगे, अगर पब्लिक डोमेन में आप अगर बैठे हैं तो भारत पाकिस्तान पे चर्चा ना हो ये हो ही नहीं सकता, हिंदू मुसलमान पे चर्चा ना हो ये हो ही नहीं सकता, मंदिर और मस्जिद पे चर्चा ना हो ये हो ही नहीं सकता। चर्चा होते होते वो शख्स वहां ले गए जिस पर देश ध्यान नहीं करता, गौर नहीं करता। जैसे यहाँ हमारे देश में लोगों के साथ चर्चा होती है, चर्चा करने के बाद जब आदमी पहुंच जाता है, मुगलों की बात करते हैं, हमारे देश की पूरी पॉलिटिक्स को मुसलमानों के ऊपर लगा दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के कोई ईश्वरप्पा करके एक नेता है कर्नाटका के, उन्होंने बड़ा घृणित बयान दे दिया कि मंदिरों से, मस्जिदों के बाहर निकलो, बचा लो मस्जिदें, वरना कितने मारे जाओगे। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, वो बीजेपी के नेता है, ईश्वरप्पा करके कोई है। तो इसको ले गए तो उन्होंने कहा कि प्रेम जी, आप लोग बैठते हैं या इस देश का जितना तबका अपने आप को शिक्षित कहता है या शिक्षा पर बात करता है, सामाजिकता की बात करता है, आप उस जगह जाइए और रीड करिए कि बाबर को इस देश में बुलाया किसने था। बाबर के पहले, भाई ठीक है हम लोग कहते हैं मुगल आए, मुगलों को यहां बुलाया किसने था, मुगलों को यहां लाया कौन था। आने के बाद, बाबर के आने के बाद, बाबर का मन नहीं था यहाँ टिकने का, बाबर तो जाने के मूड में थे, फिर उसको यहाँ टिकाया किसने। तो सवाल यहाँ उठता है, जब हम बात करते हैं वहां बात होती है एक सोच की, विचारधारा की, और आदमी उस समय क्या करना चाह रहा है। वर्तमान की स्थिति वही है, डिग वहां से वो व्यक्ति रहा है जिसको ये मतलब नहीं है भविष्य में होगा क्या। मानस जी, विचारधाराओं के विपरीत गठबंधन होते रहे, वरना किसी ने सोचा था कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी? कोई कल्पना कर सकता था कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह कभी एक मंच पे नजर आएंगे? ये 90 के दशक पे तो सोचना भी गुनाह था, कोई सोच नहीं सकता था। किसी से कह दो तो लोग हंसी उड़ाते हैं। चलिए ब्रजेश शुक्ला जी के पास फिर से चलते हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, जी जी जी, ब्रजेश शुक्ला जी के पास चलते हैं क्योंकि समय खत्म हो गया। ब्रजेश शुक्ला जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये था कि इस पूरे जो परिदृश्य है, इसमें आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा और इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान जयंत चौधरी के जाने से? देखिए महाराज जी, इसका कोई ये आकलन तो अभी नहीं किया जा सकता कि क्या नुकसान क्या फायदा, लेकिन संकेत बड़े हैं इसके। संकेत ये है कि इंडिया गठबंधन जो बड़ी मजबूती से बना था, जिसको लेकर तमाम बैठकें हुई, तमाम गंभीरता से इसका वो हुआ, पहले उसके संयोजक ही, जो संयोजक पद के दावेदार थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, सारे मुख्यमंत्रियों से मिले थे, सभी दलीय नेताओं से मिले थे जाके प्रदेशों में जाकर के, वही सबसे पहले उसका छोड़ देते हैं। इसके बाद जो क्रम चल रहा है वो खतरनाक है। ये संदेश, वास्तव में ये संदेश ज्यादा खतरनाक है वोटों बनस्पत कि साहब इंडिया गठबंधन बिखराव की तरफ है। इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं, ये सब
पता नहीं किन शर्तों में मिले थे, किसमें बिखर रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी बात है। और ये जो हो रहा है इसका एक राजनीतिक संदेश है, वो संदेश लोगों तक जा रहा है। अब वोट तो बाद में पड़ेंगे, लेकिन जो राजनीति जो है, संदेश इसका बहुत ज्यादा इसमें असर करता है। तो ये जो संदेश है ये खतरनाक है इंडिया गठबंधन के लिए। और मुझे लगता है कि जो संख्याएं गिनाई जा रही थी, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, मुझे लगता है कहीं कोई कमजोरी थी। या अब आप देखिए जो लोग सबसे ज्यादा ममता बनर्जी, उनके तेवर देख लीजिए आप। वो पश्चिम बंगाल में कहती कि साहब हम तो बिल्कुल नहीं, हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो फिर आपको फायदा क्या है ऐसे गठबंधन से? यदि आप अकेले ही चुनाव लड़ेंगी तो इतनी मीटिंगें क्यों हुई? फिर इतना चाय नाश्ता क्यों हुआ? बंबई से लेकर पटना तक के दौरे क्यों हुए? इसका कोई मतलब नहीं है। और जहां समाजवादी पार्टी की बात है, अब इनके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इनको नेतृत्व करना है इस गठबंधन का। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इनके साथ है, और उसके अलावा कोई हमें और अभी नहीं साथी दिख रहे हैं। अब गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन चुनौती सपा के साथ है। और जो किसानों की बात हो रही है, मैं किसान बताऊं आपको, वास्तव में इस पे गंभीरता से कभी काम नहीं हुआ है। मुझे याद है मैंने बुंदेलखंड बहुत कवर किया है। और ये जब मुलायम सिंह जी सत्ता में नहीं थे तब से ये आत्महत्याओं का सिलसिला चल रहा था, लगातार चलता रहा। 2005 में मैं गया था बुंदेलखंड, हर 15 दिन में जाते थे, मेरी स्टोरी छपनी शुरू हुई। प्रशासन ने क्या किया कि कहते थे स्वाभाविक मौत है, ये तो स्वाभाविक मौत है, ये पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई इसलिए मौत हो गई। जब इस पे मैंने पर्दाफाश शुरू किया तो मेरे खिलाफ ही कार्रवाई शुरू हो गई। 2005 की बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुझे ही सब कुछ कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये प्रशासन का वो होता है, रवैया होता है। इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता कि साहब कोई एक दल कर रहा है या वो दल कर रहा है। मैंने बुंदेलखंड में बहुत कवर किया है, और बुंदेलखंड की त्रासदी महाराष्ट्र की त्रासदी से कम नहीं थी। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। यहां पर एक साथ 160 ट्रैक्टर नीलाम कर दिए गए। एक भंडरा गांव है वहां पर महोबा में, वहां पर दूसरे के नाम से ट्रैक्टर, दूसरे कम जोत में ट्रैक्टर दे दिया गया, बात को नीलाम कर दिया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस तरह के आपको मैं दर्जनों मामले बता सकता हूं जो मैंने देखे वहां पर। बड़ा दुखद मुझे लगता था, और मैं ईमानदारी से जाकर के वहां काम करता था, सरकार कोई हो। लेकिन जो प्रशासन है वो अड़ंगा डालता था, वो मुझसे सवाल जवाब करता था। यहाँ पर मुख्य सचिव की चिट्ठी लिखता था, फिर मेरे पास चिट्ठी आती थी, मेरे खिलाफ FIR होने की नंबर आ गई थी, इसलिए कि मैं लिख रहा था। ये सब चीजें कहने वाली नहीं है, ये एक परंपरा सी चली आ रही है, और कौन क्या करता है ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे मैं बिल्कुल आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। पलाश की वही सब आप कुछ कह रहे थे, रोहित अग्रवाल जी फिर से आगे, मुझे लग रहा है कि एक सवाल का जवाब तो रोहित अग्रवाल जी से बनता है। रोहित जी, वैसे आप हाथ छुड़ा दिया आपने, बीच मझधार पे छोड़ दिया आपने समाजवादी पार्टी को। मारेंगे नीतीश कुमार से कम नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, आज का दिन राजनीति के लिए प्रयोग ना करिए। देखिए अभी तक राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हमने नहीं की है, आज के दिन तो राजनीति के लिए प्रयोग ना करिए। समाजवादी पार्टी ने कहा इंकार करूं, जयंत चौधरी जी का बयान भी मैं मोबाइल पे खोल के सुना दूं आपको। देखिए हम एक राजनीतिक दल हैं, हमको जो फैसला लेना होगा हम लेंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। हम राजनीतिक दल हैं, और जिस दिन फैसला लेना होगा उस दिन ढोल नगाड़े लेके फैसला लेंगे, और आपको बिल्कुल बुलाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए।
है ना, और आपको आपका स्वागत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और आपसे आग्रह करेंगे कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहिएगा, है ना। तो इसलिए हम राजनीतिक दल हैं, हम कोई क्या नाम है, कोई वो थोड़ी ना है कि हाँ जो हम आपको छुपाएंगे नहीं बताएंगे। आज का दिन राजनीति के लिए नहीं है, आज का दिन राजनीति के लिए प्रयोग मत करिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है, देखिए चौधरी चरण सिंह जी ने कई किताबें लिखी थी जिससे देश का भविष्य आज भी चल रहा है। आप देखिए ये एक किताब है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, ये चौधरी चरण सिंह जी द्वारा लिखी गई थी और इकोनॉमिक्स की सबसे बेहतर किताब आज भी मानी जाती है। अगर देश का विकास करना है तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे आपको चलना ही पड़ेगा। इंडिया पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, इंडिया की भारत की गरीबी का क्या तरीका है जिससे उसका उन्मूलन हो सके। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चौधरी चरण सिंह जी का जो विचार था, जो विजन था, बीजेपी चौधरी साहब की राह पे निकल चुकी है क्या? अचानक से परिवर्तन हो गया? जो 700 किसान मारे गए थे, बहुत हल्ला काटा था आपने कि 700 किसान मर गए, 800 किसान मर गए, इतना बड़ा किसान सवाल का जवाब वो सब बहुत मानस भाई, आप शायद बहुत जल्दबाजी में हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आज का दिन राजनीति का दिन नहीं है, आज का दिन हर्षोल्लास का दिन है, आज का दिन दिवाली मनाने का दिन है, आज का दिन ईद मनाने का दिन है। आरोप लगा पा रहे हैं। समस्या ये कि आज हमको आप बीजेपी का एजेंट नहीं घोषित कर पा रहे हैं। असल में आज समस्या आपके साथ हो गई है। नहीं, हमने मीडिया का हमेशा सम्मान किया है। नहीं, एक मिनट मानस भाई, देखिए मैंने बीजेपी का बिल्कुल हमेशा मैंने मीडिया का हमेशा सम्मान किया है। ब्रिजेश भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने आज तक हमेशा मीडिया का सम्मान किया है। जब इंडिया गठबंधन ने मीडिया का बाइकआउट किया था, तब भी राष्ट्रीय लोकदल ने मीडिया का बाइकआउट नहीं किया था। जब 14 लोगों का बाइकआउट किया था तो हमने साफ साफ कहा था कि ये गलत है, लोकतंत्र के अंदर किसी का बाइकआउट गलत है। तो हमने हमेशा गलत का विरोध किया है। ब्रिजेश भाई बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे। मानस भाई, आपके स्वयं मैं आपके डिबेट पे रहा हूँ। मानस भाई, मैं स्वयं आपके नहीं गलत, मानस भाई आप मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। देखिए आज का अच्छा दिन है, देखिए मैं आपके साथ सैकड़ों डिबेट पे रहा हूँ। मैं आज आपको बधाई दे रहा हूँ, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। और देखिए मैंने बात कर, लेकिन फराज किदवई साहब, मैं एक सवाल फराज किदवई साहब से जरूर लेना चाहूंगा। फराज किदवई साहब, देखिए राष्ट्रीय लोकदल ने कांग्रेस से गठबंधन किया 0, सपा से गठबंधन किया 0। वहां पर एक और स्ट्रेटजी है, एक और रणनीति है वहां पर कि जैसे ही राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होती है, समाजवादी पार्टी के लोग प्रचार करने पहुंचते हैं, तो मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई जाती है। उसके बाद जाट एकदम से हट जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करने लगता है। तो ओवरऑल नुकसान तो राष्ट्रीय लोकदल को हो रहा था। अब उनको लगता है कि बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे तो कम से कम 3-4 सांसद उनके भी हो जाएंगे। आपके साथ गाने में घाटा था। देखिए मानस जी, देखिए रोहित भाई ने अभी ये एक चीज बोली कि अभी कोई ऐसा एक फैसला नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अगर रही बात 2-3 सीट्स की जो आप बोल रहे थे, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि श्रद्धेय चरण सिंह जी वो व्यक्ति थे, मुझे लगता है कि जिनके 70 सांसद हुआ करते थे, अगर मुझे याद है तो 70 के आसपास ही थे। तो जयंत जी उनके पोते हैं, उनके लिए 2-3 सांसदों का कोई मतलब नहीं है। और मेरा एक पर्सनली बहुत स्ट्रांग बिलीव है मानस जी कि लड़ाई विचारधारा की है कि सांसदों की है। तो अगर मान लिए लड़ाई विचारधारा की है तो 2-3 सांसद हो रहे हैं या 8-10 सांसद हो रहे हैं, ये इररिलेवेंट हो जाता है। दूसरी बात, हमारे बड़े भाई ब्रिजेश भाई ने एक बात बोली, ब्रिजेश जी ने, कि और ये सही बोल रहे हैं कि जो किसानों की आत्महत्या थी वो पहले भी होती थी, आज भी होती है। लेकिन देखिए फर्क ये है कि अगर हम मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी वो कह के आई थी कि अब की बार बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या का डेटा कैप्चर करना ही बंद कर दिया था। पहले की सरकारों में यह नहीं होता था कि अगर किसी बलात्कार का से अगर कोई बच्ची आहत है और उसको देखने अगर इस देश के सबसे बड़े किसान नेता का पोता जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर लाठियां भांज रही है। तो फर्क पहले से मानस जी और अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है मानस जी, अभी आप बोल रहे थे कि बस 40 सेकंड का टाइम दे दिएगा,
कि इंडिया गठबंधन को हमारे प्रेम भाई साहब ने पूछा कि लोग छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए, आजादी की लड़ाई में पढ़ रहा था, इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा की बहुत अच्छी किताब है। तो जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी मानस जी, तो उस टाइम दो ऑप्शन थे देश के लोगों के पास। एक ये कि आजादी की लड़ाई में शरीक होकर के अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दें, और दूसरा ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो रहे थे, उनके पेरोल पर थे, और उनके कुछ लोग पेंशन भी पा रहे थे। जाहिर सी बात है कि तादाद उनकी ज्यादा थी, लेकिन अल्टीमेटली हमको आजादी मिली। इमरजेंसी में भी यही हुआ। ब्रजेश जी बताएंगे कि वो लोग जो इंदिरा जी से माफी मांग मांग करके और कांग्रेसियों से माफी मांग रहे थे, वो सब बाहर निकल आए, लेकिन बाकी लोग सब जेल में रहे। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आज की तारीख में जब हमको इस अघोषित इमरजेंसी से छुटकारा मिलेगा, तो लोग वही याद रखे जाएंगे जो डट कर इसका मुकाबला कर रहे हैं। चलिए, अब आखिरी सवाल ले लेता हूं। पाल साहब, बस छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा भी हम शामिल हो जाएंगे उसमें, 2 सीटों पर, अमेठी और रायबरेली पर। ये बताइए कि जो सीट शेयरिंग का मसला है, आपकी तरफ से 20-22, और अब तो चूंकि राष्ट्रीय लोकदल भी हिस्सा नहीं है, क्या नए सिरे से कोई बातचीत होगी आप लोगों की समाजवादी पार्टी के साथ? मानस जी, मैं शुरू से लगातार कहता रहा हूं कि हमारे यहाँ सीट शेयरिंग का कोई ना पहले कोई प्रॉब्लम थी, ना बाद में कोई प्रॉब्लम है। समस्या क्या होती है ना, जैसे अभी आप कह रहे थे रोहित जी से कि भाई आप मीडिया को दोष दे देते हो, आज रोहित जी नहीं बोल पा रहे थे। होता क्या है ना कि किन्हीं कुछ टॉपिक्स को, कुछ बिंदुओं को हवा मिल जाती है, कुछ बिंदु चर्चा के बन जाते हैं। हमारे यहाँ सीट शेयरिंग की कभी कोई समस्या ना थी, ना है, ना होगी। ठीक है ना, सिद्धांत की बात है, विचारधारा की बात है, और सीनियर लीडरशिप जो हमारी वर्किंग कमेटी है, जो कार्य समिति बनी हुई है, वो लगातार बातचीत करके सारा कुछ आ रहा है। अब होता क्या है, क्योंकि इस समय पूरे देश को स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो उनकी चर्चा हर जगह होना लाजमी है, उनकी बात होना लाजमी है। नहीं तो कभी ये चर्चा नहीं हुआ कि ओम प्रकाश राजभर जी को सीटें मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। बिहार में जीतन राम मांझी सरकार पटकने की स्थिति में वहां क्या हो रहा है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सिर्फ वो चलेगा जो मोदी जी कहे, बाकी घटनाओं पर नहीं होगी चर्चा। तो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है मानस जी। इंडिया गठबंधन के तंबू से एक एक करके बंबू खड़ते जा रहे हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं कि जो बचे कुचे बंबू हैं उनको आप संभाल कर रखिए। चलिए, चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाल साहब आपका भी, ब्रजेश शुक्ला जी आपका, फराज किदवई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, रोहित अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए, आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।